पिछले वीडियो में हमने संस्कृत की विशेषताओं की बात की थी और इस वीडियो में भी हम संस्कृति की जो शेष जो विशेषताएं थी उन पर प्रकाश डालेंगे। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक 5 विशेषताओं के बारे में चर्चा की और इसमें आज हम प्रारंभ करेंगे छठी विशेषता से। और वो विशेषता है कि संस्कृति जो है समूह के लिए आदर्श होती है। ये भी एक विशेषता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि एक समूह के जो लोग होते हैं वह अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं, उसको अच्छा मानते हैं और वे उसके अनुसार ही अपने व्यवहारों को एवं विचारों को हम कहें कि ढालते हैं, उसके अनुरूप ही वो व्यवहार करते हैं। जैसा कि उनकी संस्कृति में पाया जाता है, जैसा उनकी संस्कृति में होता है, वे भी उसी प्रकार से यानी अपने कार्यों को, अपने व्यवहारों को वो सीखते हैं। जब दो संस्कृतियों की हम तुलना करें या तुलना करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को हमेशा अच्छी बताता है या अच्छी बताने का प्रयास करता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हर समूह के लिए उसकी जो संस्कृति है, उसका जो जीवन जीने का तरीका है, उसके लिए जो जीवन जीने का ढंग है, वह उसे उच्च मानता है, उसे आदर्श मानता है और उसकी अच्छाइयों का वो हमेशा उल्लेख करता है कि हमारी संस्कृति में ये है, हमारी संस्कृति ऐसी रही है, हमारी संस्कृति वैसी रही है। जहाँ भी वो जो चर्चा करता है तो अपनी संस्कृति के बखान करता है और वो इसलिए करता है क्योंकि उसके सामने वो आदर्श है। हिंदू संस्कृति की तुलना मुस्लिम संस्कृति से करने के दौरान एक हिंदू की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वो अपनी संस्कृति को ही श्रेष्ठ बताता है और वहीं जब हम मुसलमान की जब बात करते हैं तो वो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताता है, अपनी संस्कृति को उच्च बताता है, अच्छी बताता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक समूह के जो सदस्य हैं, हर समूह के जो सदस्य हैं, उस समूह की संस्कृति उनके लिए एक आदर्श होती है, एक प्रेरणा स्रोत होती है जिसका वे अनुसरण करते हैं, जिनका वो ग्रहण करते हैं और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगली विशेषताओं के रूप में हम देखें तो संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये भी एक इसकी विशेषता है। संस्कृति का जहाँ तक सवाल है वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है। मानव की, जैसा कि हम जानते हैं कि अनेक सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएं होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए ही मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। और हर संस्कृति का जो प्रत्येक अंग जो होता है वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही होता है। हम यहाँ ये कहें कि कोई भी संस्कृति का ऐसा कोई अंग निरर्थक नहीं होता है जो कोई भी मानव की, किसी मानव की कोई सी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। तो ऐसा हमें कोई भी संस्कृति का अंग हमें संस्कृति में, किसी भी संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक प्रकारवादियों की जब हम बात करें तो प्रकारवादियों ने संस्कृति के प्रकारों पर अधिक बल दिया है, जिसमें प्रकारवादियों का जब हम नाम लेते हैं तो मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन की जो मान्यता है, उनका कहना है कि संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं होता है, वरन वह मानव की किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करता है और किसी भी सांस्कृतिक तत्व का अस्तित्व भी तभी तक बना रहता है जब तक वह किसी न किसी मानव की कोई न कोई आवश्यकता को पूरा करता हो। जब कोई तत्व यानी किसी भी मानव की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता तो वो सांस्कृतिक जो तत्व है वो संस्कृति से गायब हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है।
तो यहाँ मेलिनोवस्की भी वही मान्यता है कि संस्कृति मानव की, जहाँ तक है, वे कहते हैं कि 7 मूलभूत शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं, शरीर, पोषण, उत्पादन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि एवं स्वास्थ्य, इनकी पूर्ति करती है। वहीं रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि संस्कृति संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही समय समय पर नए नए आविष्कार होते रहते हैं और वे संस्कृति के अंग बनते जाते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो होती है वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है। और मानव ने जो संस्कृति का जो निर्माण किया है वह उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया है। और इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि संस्कृति का प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व जो होता है वो कोई न कोई आवश्यकताओं को पूरा हमेशा करता रहता है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता भी होती है। इसका तात्पर्य यहाँ ये है कि संस्कृति जो है वह कोई अपरिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनशील है। जो समय, समाज एवं परिस्थितियों के, हम कह सकते हैं, अनुरूप अपने आप को ढालने की, हम कहें कि वो क्षमता भी रखती है। और यह परिवर्तनशीलता का जो संस्कृति का गुण है, तो इसके कारण जो संस्कृति है भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न समाजों में, इसमें हमें परिवर्तन भी देखने को मिलते रहते हैं। क्यों कैसे माना जाता है कि जो वस्तु परिवर्तनशीलता का जहाँ गुण खो देती है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जहाँ विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जब संस्कृतियों को अपने आप को वो बदलती रहती हैं, पहाड़ी भागों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में, बर्फीले प्रदेशों में जहाँ तक निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनमें संस्कृतियों में पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। उनके जीवन जीने के ढंग में काफ़ी कुछ अंतर पाया जाता है, उनकी भाषा बोली में अंतर पाया जाता है, उनके खान पान में अंतर पाया जाता है, उनकी वेशभूषा में अंतर पाया जाता है। तो इन सब का जो कारण है वो है संस्कृति ने अपने आप को, हम कहें कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही ढाल लिया है। इसलिए उसमें, उन संस्कृतियों में, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में इस प्रकार के हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शीत प्रदेशों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों के जो मकान हैं, वस्त्रों की जो बनावट है, वो उष्ण प्रदेशों में रहने वालों से हमेशा भिन्न होती है। उष्ण प्रदेशों के जहाँ तक है वहाँ खान पान, रहन सहन, भाषा बोली, मकान, वस्त्रों की बनावट, वस्त्रों का पहनावा जो होगा वो भिन्न प्रकार का हुआ। तो वहीं शीत क्षेत्र वालों का भिन्न प्रकार का हुआ है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि संस्कृति में एक परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण गुण हमें देखने को मिलता है। भारत में जहाँ वर्तमान समय की संस्कृति एक वैदिक युग की संस्कृति से काफ़ी भिन्न है, उसका कारण ये है कि समय के साथ साथ इसने अपने आप को बदल लिया है। और ये सांस्कृतिक परिवर्तन की गति के जो धीमा होने के कारण कोई भी संस्कृति पूरी तरह से समय के साथ हम कहें कि नहीं बदल पाती है। संस्कृति के विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन की जो गति है वो धीमी या तेज हो सकती है। उसके लिए अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत दिया, और उनकी मान्यता थी कि भौतिक संस्कृति शीघ्र बदल जाती है, जबकि भौतिक जो संस्कृति होती है वो धीरे धीरे बदलती है। और इन संस्कृति के इन दोनों पक्षों में एक खाई पैदा हो जाती है, जिसे उन्होंने एक सांस्कृतिक विलंबना का जो अपना जो सिद्धांत दिया था वो इसी अवधारणा को लेकर था। उनका मानना था कि संस्कृति, जैसा कि हमने देखा, 2 भागों में बटी हुई है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जो हमको दिखाई देती है, उपकरण हैं,
जो हम उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं, जिनका एक कोई आकार है। और वहीं हमारे विचार हैं, हमारे विश्वास हैं, हमारी जो मान्यता है, हमारे जो रीति रिवाज है, जो अभौतिक जो हमको दिखाई नहीं देती, इनमें जो बदलाव आता है वो धीरे धीरे आता है, जबकि भौतिक संस्कृति में बदलाव बहुत तेजी से आता है। और जब भी ये दोनों प्रकार की संस्कृति किसी समाज में जब हमको देखने को मिलती है, तो इन दोनों संस्कृतियों में एक हमें खाई देखने को मिलती है, एक गैप देखने को मिलता है, एक अंतर देखने को मिलता है। और उसी अंतर को उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का नाम दिया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि संस्कृति में अपने आप को, यानी पर्यावरण के अनुकूल एक, हम कह सकते हैं भौतिक भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बदलने को या अनुकूलन करने में ये महत्वपूर्ण इसमें इनमें गुण होता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखें तो वो है कि संस्कृति में संतुलन एवं एक संगठन भी हमें देखने को मिलता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से जैसे होता है, सांस्कृतिक इकाइयाँ जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व के नाम से भी जानते हैं, जो एक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं, तो परस्पर एक दूसरे से हम कहें कि ये पृथक नहीं है, वरन एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और ये सभी इकाइयाँ जो होती हैं, संगठित रूप में मिलकर एक संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती हैं। तो हम कहें कि संस्कृति में एक संतुलन है, एक संगठन है, तो वो इस रूप में है कि संस्कृति जो है कोई एक अखंड व्यवस्था नहीं है। संस्कृति के विभिन्न तत्वों से मिलकर बनती है। संस्कृति के विभिन्न तत्वों से मिलकर सांस्कृतिक संकुल बनते हैं, और सांस्कृतिक संकुलों से, विभिन्न संकुलों से मिलकर सांस्कृतिक प्रतिमान बनते हैं, और सांस्कृतिक प्रतिमानों से विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र बनते हैं। तो ये सब मिलकर एक सांस्कृतिक जो व्यवस्था जो बनती है, उसको संस्कृति कहा जाता है। तो हम यहाँ जो कह सकते हैं कि हर सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के पूरक भी हैं, इसलिए उनमें एक संगठन बना रहता है, एक संतुलन बना रहता है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति में एक संतुलन और एक संगठन भी हमें जो देखने को मिलता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को मिलाकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में भी मौलिक होती है। तो इसका यह तात्पर्य ये है कि संस्कृति जो होती है, एक मानव के लालन पालन में हम कहें कि किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही उसका लालन पालन होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को ही सबसे पहले सीखना प्रारंभ करता है, उसे हम कहें कि आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का जो व्यक्तित्व जो बनता है, व्यक्तित्व जो निखर के आता है, वह दूसरी संस्कृति की व्यक्ति के से हमेशा भिन्न होगा। और इसका कारण यही है कि संस्कृति में जो प्रचलित रीति रिवाज हैं, धर्म और दर्शन, कलाएं, विज्ञान हैं, प्रथाएं, परंपरा हैं, व्यवहारों की जो छाप है, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं। और इसी कारण से भारतीय संस्कृति में जो पले हुए जो व्यक्ति हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, वह किसी जापानी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति से हमेशा भिन्नता लिए हुए होगा। तो इस विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो होती है, मानव के जो व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह जिस संस्कृति में पला बड़ा है, अपना जीवन यापन किया है, उसका जो व्यक्तित्व होगा, उसका आधार वही संस्कृति होगी। वहीं भिन्न संस्कृति में पला बड़ा जो व्यक्ति होगा, उस सांस्कृतिक आधार से उसका व्यक्तित्व निर्मित होगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, व्यक्तित्व जो होता है उसका, उसकी जो पर्सनैलिटी जो होती है, उसमें संस्कृति जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। और अंत में हम कहें कि संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिश्राव्य भी होती है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वो है किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसको व्यक्ति से ऊपर माना जाता है। अधिवैयक्तिक का यहाँ अर्थ ये है कि संस्कृति का जो निर्माण हुआ है वह किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है, यह व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं हुआ है, और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपभोग कर पाता है, संपूर्ण संस्कृति का उपभोग नहीं कर पाता है। संस्कृति का निर्माण जो होता है वह संपूर्ण समूह द्वारा ही किया जाता है, संपूर्ण समूह के द्वारा होता है। और जहाँ तक कभी कभी समाज में कुछ महान जो सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक और नेता जो आदि पैदा होते हैं, वे समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं, धर्म और आदि में अनेक परिवर्तन लाने वाले होते हैं, और उनके स्थान पर नवीन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं एवं धर्म की स्थापना जो होती है, जब ऐसा लगता है जैसे वे ही संपूर्ण संस्कृति के वाहक हैं एवं निर्माता हैं, किंतु यह विचार भी हम कहें कि सत्य नहीं है, ये भी एक त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इन महान व्यक्तियों ने जो विचार ग्रहण किए हैं वे भी उनसे पूर्व समाज में विद्यमान थे। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं हो सकता, वह केवल अपनी ओर से उसमें कुछ योगदान अवश्य दे सकता है, लेकिन वह संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं माना जा सकता। यदि संस्कृति एक व्यक्ति की ही देन होती तो वह उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन संस्कृति एक लंबे समय तक हमें समाज में देखने को मिलती है। इसीलिए संस्कृति है जो है वो संपूर्ण समूह की देन मानी जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि संस्कृति जो है वो अधिवैयक्तिक है। और जहाँ तक अधिश्राव्य की जहाँ तक बात है, तो यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति संस्कृति का स्वतंत्रकर्ता नहीं होता, वह किसी न किसी संस्कृति में पैदा होता है, और संस्कृति का उस पर हम कहें कि बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और उसके प्रभाव से वह मुक्त कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक सांस्कृतिक इकाई का एक जैसा इतिहास होता है जो व्यक्ति विशेष से परे होता है। संस्कृति के सम्मुख व्यक्ति एक बहुत छोटा, एक हम कहें कि लघु है, तुच्छ है। संस्कृति में वृद्धि नवीन आविष्कारों के कारण होती रहती है, वे आविष्कार एकाएक नहीं होते, वरन इनके पीछे भूतकाल का अनुभव होता है। अतः कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि अमुक संस्कृति का जो हम कहें कि जन्मदाता कोई व्यक्ति है। तो हम यहाँ कहते हैं कि कह सकते हैं कि विशेषता के रूप में कि संस्कृति जो होती है अधिवैयक्तिक एवं अधिश्राव्य होती है। प्रत्येक संस्कृति का जैसा हम देखते हैं जो निर्माण है, विकास, विस्तार एवं परिमार्जन जो होता रहता है, उन्हें रोकने या वश में करने की क्षमता किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होती है। इसी अर्थ में संस्कृति एक अधिश्राव्य भी होती है। तो ये कुछ संस्कृति की हमने आज विशेषताएं देखी। आज हम इस वीडियो में यहीं तक इस पर विचार करेंगे। इससे आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।